नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोकसभा की 543 सीटों में से 190 सीटों पर मतदान हो गया। यहां से चुनाव उस चरण में प्रवेश करता है जब लोग विजेता को लेकर अपना धीरज खोने लग जाएंगे। चर्चाओं में एक पल बीजेपी जीतती नजर आएगी तो अगले पल इंडिया गठबंधन। बस इतना याद रखिएगा कि 2019 के नतीजों के अनुसार बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच 7% का फासला है। इस फासले को भरा तो जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं। दूसरे चरण की 88 सीटों में से बीजेपी के पास 54 सीटें थीं, कांग्रेस के पास केवल 18। दूसरे चरण के बाद राजस्थान का चुनाव पूरी तरह संपन्न हो जाता है। 10 साल से यहां कांग्रेस को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली है। 25 की 25 सीटें बीजेपी ही जीतती रही। क्या इस बार कांग्रेस का यहां खाता खुलेगा और क्या बीजेपी 5 से अधिक सीटें हार जाएगी? तुरंत नतीजे पर पहुंचने से पहले यह भी ध्यान रखिए कि 2019 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी कई सीटों पर 2 लाख से लेकर 6 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 59% था, कांग्रेस का वोट शेयर 35%। क्या बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में इतनी लहर है कि 25% वोट बीजेपी से पलट जाएगा? अगर ऐसा होगा तो यह 2024 के चुनाव की बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। इसलिए राजस्थान से आने वाली बातों पर नजर रखिए, कान खुले रखिए कि क्या ऐसा हो सकता है या वोट का इतना अंतर है कि बहुत कम होने के बाद भी बीजेपी के हाथ में सारी सीटें जा सकती हैं। जानकार इस बात से इस बार सहमत नहीं। वे 5 से 10 सीटों के हारने की बात कर रहे हैं। सवाल है, अगर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिख भी रही थी तो क्या इतनी थी कि बीजेपी के पाले से इतना वोट खिसक जाएगा? 2019 का चुनाव काफी अलग था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले और बालाकोट स्ट्राइक के कारण मतदाता खुद को सैनिक समझ बैठा था और उसे लगता था कि वह वोट नहीं, पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं इलाकों में 6 रैलियां करते हैं, मगर अग्निवीर योजना का नाम भी नहीं लेते। आखिर प्रधानमंत्री मोदी अगर अग्निवीर योजना की खूबियां राजस्थान के युवकों के बीच गिनाते रहते तो क्या झुंझुनू से लेकर चुरू के नौजवान उनके दीवाने नहीं हो जाते? क्या अग्निवीर योजना को भूलकर युवा 2019 की तरह बीजेपी को वोट करेंगे? 2019 के हिसाब से तो बीजेपी को राजस्थान में चिंता ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही खबर आई कि पहले चरण में मतदान 6% कम हो गया है, प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई। बांसवाड़ा की सभा में वे मुसलमान मुसलमान, मंगलसूत्र मंगलसूत्र करने लग गए। पहले चरण में ही प्रधानमंत्री को शायद अंदाजा हो गया था, तभी चुरू की सभा में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ संभालें, स्टेज नहीं। लेकिन दूसरे चरण की सीटों पर रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री का भाषण झूठ और सांप्रदायिकता से भर गया। बांसवाड़ा की रैली में मोदी भाषण देते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को बांट देगी। जब प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष उस्मान घनी ने इस बयान की निंदा की तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी की साख को चोट पहुंचाई है। घनी ने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की निंदा की थी और कहा था कि इस बयान के कारण पार्टी राजस्थान में कुछ सीटें खो सकती है। भारत के इतिहास में नफरती भाषण देने पर नोटिस पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या मोदी का यह नफरती भाषण, झूठ से भरा भाषण राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें दिला देगा? टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वाति माथुर और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट है, बीजेपी के लिए 15 सीटों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अविनाश कल्ला पत्रकार हैं, नतीजे का ऐलान सीधे सीधे नहीं करते, मगर उनकी बातों में इसी तरह का ट्रेंड दिख रहा है। अविनाश की अपनी समझ है कि राजस्थान में इस बार का लोकसभा का चुनाव एक तरफा नहीं लगा। आज दूसरे चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक राजस्थान में 59.15% मतदान हुआ। आज 13 सीटें हैं जिन पे मतदान चल रहा है और 4 ऐसी सीटें हैं या 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिन पे मुकाबला बहुत रोचक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जालोर सिरोही, जोधपुर और टोंक सवाई माधोपुर, ये वो सीटें हैं जहां पे मुकाबला बहुत रोचक है। आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछली बार 2019 के चुनाव में 6 सीटें ऐसी थी इन 13 में से जहां मतदान 70% या उससे अधिक हुआ था। अभी तक जो आंकड़े आए हैं पहले चरण के मुकाबले काफी अच्छे हैं। बाड़मेर में चुनाव सबसे ज्यादा गरमाया हुआ रहा। पूरे दिन प्रशासन अपने पैरों पर खड़ा रहा और दौड़ता रहा। कई जगहों से सूचनाएं आती रही कि निर्दलीय विधायक वीडियो पोस्ट करते रहे कि हमारे समर्थकों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो कहीं उन पर आरोप लग रहे थे कि फर्जी वोटिंग हो रही है। वायतू के विधायक, आईजी, पूरा माहौल गरमाया हुआ। तो ये सीट पे मुकाबला बहुत रोचक बनता है। बांसवाड़ा से जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, करीब करीब 68% वोटिंग हुई है वहां पे 5 बजे तक, और कहते हैं कि डूंगरपुर तो एक जो
कहते हैं डूंगरपुर जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा राजकुमार रोड की तरफ एक तरफा वोट कर रहा है, ये रुझान बता रहे हैं। तो बांसवाड़ा पे डिपेंड करेगा कि क्या कांग्रेस से बीजेपी में इंपोर्ट किए गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। एक और सीट जिसपे मुकाबला बहुत रोचक है राजस्थान में, वो है जालोर सिरोही। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी के सामने। मुकाबला यहाँ पे भी रोचक है। और टोंक सवाई माधोपुर वो सीट जहां पर कि गुर्जर और मीणा आमने सामने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर कैंडिडेट को तीसरी बार मौका दिया, जगबीर सिंह जौनापुरिया। कांग्रेस की तरफ से है पूर्व डीजीपी हरीश मीणा, जो फिलहाल विधायक है, और हरीश सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। तो अगर वो मीणा वोट का चंक ज्यादा रखते हैं और सचिन पायलट उनकी तरफ गुर्जर वोट का रुख कर देते हैं तो मुकाबला वहां देखने लायक रहेगा। और आखिर में एक और मुकाबला जहां भाजपा को एज दिखती है लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला है पिछले 2 चुनाव की बदौलत, वो है जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सामने हैं करण सिंह उचाटिया, जो कि जोधपुर में सचिन पायलट के समर्थक हैं। उन्हें टिकट मिला और आज आलम कुछ ऐसा था कि गजेंद्र सिंह जी को पोलिंग बूथ एजेंट भी बनना पड़ा। वो पोलिंग बूथ पे टेबल पे पर्चियां तक बांटते हुए देखे गए। चुनाव है, कई तरह के रिंग दिखाता है, तो परिणाम का सबको इंतजार रहेगा। लेकिन इस बार वोटिंग राजस्थान में वापस सुधरी है और मुकाबला रोचक है। राजस्थान के नतीजे पर सबकी नजर रहेगी कि इतनी सांप्रदायिकता, नफरत और झूठ से भरे प्रधानमंत्री के भाषण ने बीजेपी का किला बचा लिया या नहीं, या राजस्थान की जनता पर इसका असर ही नहीं हुआ। राजस्थान का भविष्य उज्जवल रहे अगर मतदाता इन्हीं सब बातों से प्रभावित होता है तो किया जा सकता है। बिहार और महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक मतदान काफी धीमा रहा। 5 बजे तक बिहार में 53% वोट पड़ा और महाराष्ट्र में 53.51% मतदान हुआ। बिहार के इन मतदान केंद्रों में आने वाले मतदाताओं को बाहर से देखकर आप राज्य का आर्थिक सर्वे भी कर सकते हैं, मगर बाहर से राजनीतिक सर्वे मत कीजिएगा। लोगों के पहनावे बता रहे हैं कि अगर बिहार नीतीश कुमार के 20 साल से अधिक निरंतर शासन और सुशासन में यहां तक ही आया है, नरेंद्र मोदी के 10 साल के दौर में यहां तक ही आया है, तो बिहार को अभी और आगे, बहुत आगे जाना होगा। शायद लोग अपनी यहां तक की यात्रा से ही संतुष्ट हो गए हों। लगातार गरीबी ने आर्थिक समृद्धि के सपनों से भी इन्हें बहुत दूर कर दिया हो। आर्थिक सर्वे किया जा सकता है लेकिन राजनीतिक सर्वे बहुत मुश्किल है बिहार में। भागलपुर में दोपहर 3 बजे तक 40% भी मतदान नहीं हुआ। पूर्णिया और कटिहार में करीब 47% मतदान हुआ। किशनगंज में करीब 46%। लेकिन बिहार की सभी 5 सीटों पर मतदान 50% से भी कम रहा। पहले चरण में बिहार में 4 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत देश भर में सबसे कम रहा, 50% से भी कम। दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े भी उत्साहजनक नहीं थे। क्या लोग दूसरे राज्यों से मतदान करने नहीं आ रहे हैं, या जो लोग इन जिलों में रह रहे हैं उनमें भी उत्साह नहीं रहा। बिहार में इस तरह 9 सीटों के लिए मतदान पूरा हुआ। एक शांति संपन्न राज्य में 7 चरणों में चुनाव कराने का क्या मतलब है, इस सवाल का भी अब कोई मतलब नहीं रहा। कर्नाटका की 28 सीटों में से 14 सीटों पर मतदान हो गया। विधानसभा चुनावों में भी मुस्लिम आरक्षण से लेकर हिजाब और हलाल मीट का मुद्दा कितना गर्म किया गया, तब भी बीजेपी हार गई। तब उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा वहां उठा था। इस बार बीजेपी जिस जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उसी के नेता एचडी देवेगौड़ा गर्व से बताते रहे कि उनके कार्यकाल में मुसलमानों को आरक्षण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से लेकर दूसरे हिंदी राज्यों में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, मगर एक बार भी देवेगौड़ा को निशाना नहीं बनाया। गुजरात में भी कई मुस्लिम जातियों को आरक्षण है। बिहार में तो 1978 से पिछड़ी जातियों के मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है। मुंगेरी लाल रिपोर्ट में अति पिछड़ों को जब आरक्षण दिया गया, तब अति पिछड़ों में अति पिछड़े मुसलमानों को भी शामिल किया गया। कर्पूरी ठाकुर के समय यह आरक्षण दिया गया था, जिन्हें इस बार भारत रत्न दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर की इस विरासत पर हमला कर सकते हैं? इस पर सवाल भी उठा सकते हैं? सवाल ही नहीं है। उनका सारा भाषण इस पर है कि जनता के बीच अखबार और चैनल तो इस तरह से सारी बातें नहीं बताएंगे जैसे हम और कुछ अन्य पत्रकार बता रहे हैं, तो जो भी सुनेगा उससे लगेगा कि केवल कर्नाटका में है, और ऐसा अगर पूरे देश में हो गया तो गजब हो जाएगा। क्या लोगों में मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री कुछ भी झूठ बोल दें तो उससे वोट पैदा हो जाता है? गजब ही है ये फैक्ट्री। क्या आपने प्रभाष जोशी की किताब हिंदू होने का धर्म पढ़ी है? यह किताब कुकू एफएम पर ऑडियो बुक में उपलब्ध है, आप जरूर सुनिए।
प्रभाष जोशी की यह किताब आपको हिंदू धर्म और हिंदुत्व की राजनीति को समझने में मदद देगी। कुकू एफएम प्लेटफॉर्म पर 5000 से अधिक शो आप मुफ्त में सुन सकते हैं। कुकू एफएम को सब्सक्राइब करने पर आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। 7 दिनों के बाद आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी। आपको यह खबर तो मिल ही गई होगी कि चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने बीजेपी के उम्मीदवार के घर से 4 करोड़ 80 लाख कैश बरामद किया है। बीजेपी के उम्मीदवार के सुधाकर चिकबल्लापुरा से उम्मीदवार हैं। तेजस्वी सूर्या के खिलाफ भी आज मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगने का वीडियो जारी किया। तेजस्वी सूर्या ने आज कई वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए। एक वीडियो में वे राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो दूसरे में 370 हटाने के नाम पर। तेजस्वी सूर्य बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार हैं। क्या इस बार जीतेंगे? यह सवाल नतीजे के दिन के लिए सुरक्षित रखिए। बेंगलुरु दक्षिण पर 49.37% मतदान हुआ है। यह 5 बजे तक का आंकड़ा है और इसमें थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी हो सकती है। बेंगलुरु में लोकसभा की 4 सीटें हैं और इन चारों पर 5 बजे तक का औसत करीब 53% ही रहा, जबकि कर्नाटका की 14 सीटों पर 5 बजे तक का औसत 63.9% रहा। लेकिन धर्म के नाम पर खुलकर वोट मांगना बता रहा है कि बीजेपी चुनाव भले जीत जाए, उसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा अब दूसरा मुद्दा नहीं है। कितना आसान है एक धर्म के लोगों को टारगेट कर चुनाव जीत जाना। यह सब करने की नौबत तभी आती है जब काम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि मुसलमानों के प्रति नफरत के मुद्दे ने इस देश में अनगिनत लोगों को विधायक और सांसद बना दिया। सांसद होने की एक पहचान हिंदू पहचान भी हो गई है। जब इसके नाम पर वोट मिल ही रहा है तो क्यों किसी सांसद को जन समस्याओं में सिर खपाने में अपना समय देना चाहिए। कर्नाटका की 28 सीटों में से बीजेपी के पास 25 सीटें थीं 2019 में। आज जिन 14 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें से 11 सीटें बीजेपी के पास थी। एचडी देवेगौड़ा ने दावा किया है कि गठबंधन सभी 14 सीटों पर जीत रहा है। कर्नाटका के मांड्या से जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस के वेंकट रमणे गौड़ा से लड़ रहे हैं। मीडिया विश्लेषणों में पिछली बार के चुनाव में पुलवामा और मोदी फैक्टर के बारे में लिखा गया है, लेकिन इस बार इस तरह का कोई एक मुद्दा मतदाताओं पर हावी नहीं दिखा। देवेगौड़ा ने कहा कि हमने कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी से समझौता किया। क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी की सीटों को कम कर देगी? अगर सफल हो जाती है तो देखना होगा कि किसकी सीटें कम करती है, बीजेपी की या देवेगौड़ा की। राजस्थान की तरह इस राज्य में भी कांग्रेस को उम्मीद है कि वह अपना प्रदर्शन बेहतर करेगी। कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाएं बीजेपी को टक्कर दे रही हैं। अगर इसका असर हुआ तो कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर सकता है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को अपने नेतृत्व और चुनावी कौशल को यहां एक बार फिर से दोहराना ही पड़ेगा। 2019 में बीजेपी को 300 से अधिक सीटें आईं, उसमें कर्नाटका की सफलता का बड़ा योगदान रहा। बीजेपी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है, मानव संसाधन इफरात है, जांच एजेंसियों की ताकत है, गोदी मीडिया का तंत्र उसके लिए काम करता है। एक तरह से यह पार्टी मजबूत दिखती है वहां भी जहां इस पार्टी का खाता कभी नहीं खुला। आप बीजेपी की रैलियों को देखेंगे तो लगेगा कि उन सीटों पर भी वह विजेता पार्टी की तरह नजर आती है जहां वो कभी जीत नहीं सकी। यह बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के दौर में केरला में बीजेपी कभी नहीं जीत सकी। क्या इस बार केरला में बीजेपी का खाता खुल जाएगा? 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी का देश की राजनीति में एक छत्र वर्चस्व रहा है। केरला में बीजेपी ने जोर तो कई बार लगाया। 2014 से ही मोदी यहां भव्य रैलियां करते रहे हैं। कभी यहां के मठों को साधते हैं तो कभी खबर आती है ईसाई संगठनों को भी बहला फुसला लिया गया है। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन 10 साल में केरला में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। क्या इस बार खाता खुलेगा? चुनाव के दौरान दूरदर्शन पर केरला स्टोरी को 2-2 बार दिखाया गया। खुद केरला की सरकार ने इसकी निंदा की। जानकारों ने भी इस फिल्म से जुड़ी कई बातों को गलत साबित किया। केरला बीजेपी के अध्यक्ष वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी सब कुछ करती है, एक प्रोपेगेंडा फिल्म से भी उम्मीद लगा बैठती है और उसका 2-2 बार प्रसारण किया जाता है। केरला की 20 सीटों पर इस बार भी उसका खाता 0 रहेगा या खुल जाएगा? यही सवाल तमिलनाडु को लेकर भी पूछा जा रहा है कि वहां बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। अन्नामलाई जीतेंगे या नहीं, या उनका इंटरव्यू ही मीडिया में चलता रहेगा। अगर कर्नाटका में बीजेपी घट गई तो 2024 की जीत दक्षिण में फीकी नजर आएगी। इसे इस तरह से देखा जाएगा कि दक्षिण ने बीजेपी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। यहां की 8 सीटों पर आज मतदान हो गया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा बीजेपी की सीटें रही हैं। मतदान केंद्रों पर लाइन में लगा मतदाता अपनी नहीं, उन उम्मीदवारों की किस्मत बदलने आया है जिसे कई लोग पहचानते तक नहीं, जिनसे किसी ने मुलाकात नहीं की और जिनके बारे में कुछ लोगों ने अभी हाल में जाना है। आप बिना काम किए हुए इस देश में चुनाव जीत सकते हैं और बहुत काम करके चुनाव हार सकते हैं।
भारत की राजनीति में हारने और जीतने का फॉर्मूला फिक्स नहीं है। मथुरा और मेरठ से दो उम्मीदवार बीजेपी के फिल्म कलाकार हैं और बाहरी हैं। मीडिया में हेमा मालिनी के कई इंटरव्यू चले जिसमें वे अपने काम के बारे में बताते हुए बेहद कमजोर नजर आती हैं, लेकिन हेमा मालिनी 10 साल से वहां से सांसद हैं। सोचना चाहिए कि क्या वे काम की बदौलत वहां से जीतती हैं या वजह कुछ और है। अगर हेमा मालिनी इस बार भी जीतती हैं तो भारत के चुनाव को केवल नरेंद्र मोदी की लहर के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के नेताओं ने कई बार मथुरा में होली की बात कही है। मोदी और योगी दोनों ने काशी और अयोध्या के साथ साथ मथुरा के विवादित मुद्दों की तरफ इशारा किया है, खुलकर बोला है। मेरठ में अरुण गोविल भी उसी तरह सवालों के सामने नौसिखिया नजर आए, लड़खड़ाते रहे जिस तरह से हेमा मालिनी। लेकिन यूपी में यह बीजेपी का आत्मविश्वास है कि वह कहीं से भी किसी को खड़ा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई। बागपत की सीट पर सबकी नजर है, क्या सपा का उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को इस बार टक्कर दे पाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में भी 61% के आसपास मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 5 बजे तक का आंकड़ा कह रहा है कि देश में सबसे कम यूपी में मतदान हुआ है। यह आंकड़ा बदलता भी रहेगा। इस वक्त कोई पक्ष नहीं कह सकता कि मतदाता उसे लेकर उत्साहित है और उसे लेकर उदासीन है। दावा सब करेंगे जीतने का। वैसे कम मतदान को लेकर मेरा एक सवाल है, क्या युवाओं में धर्म का मुद्दा अब जोश पैदा नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? अभी तो 10 साल ही हुए हैं। इस मुद्दे पर तो कम से कम कोई भी युवा अपनी जवानी के 20 साल तो आराम से बर्बाद कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी प्रदेश के युवा इतनी जल्दी धर्म के मुद्दे से उकता जाएंगे। यह मत भूलिए कि उन पर 10 साल मेहनत की गई है। हिंदी प्रदेश के युवाओं और वोटरों से मेरे कुछ सवाल हैं। हिंदी प्रदेश के वोटर कब तक और कितनी रैलियों में और कितने भाषणों में एक ही बात सुनते रहेंगे? वही बात जिसमें पहली लाइन में मुसलमान आता है, दूसरी लाइन में मंदिर आता है, तीसरी लाइन में माफिया आता है, चौथी लाइन में मंगलसूत्र आता है, पांचवी लाइन में लाउडस्पीकर आता है, छठी लाइन में बुलडोजर आता है, सातवीं लाइन में फिर से मंदिर आता है और आठवीं लाइन में फिर से मुसलमान आ जाता है। लेकिन किसी भी लाइन में रोजगार नहीं आता है, कॉलेज नहीं आता है। अगर आप ऐसे भाषण देना जानते हैं और यही भाषण 100 रैलियों में दोहरा सकते हैं, सालों साल एक ही भाषण से बोर नहीं होने की क्षमता रखते हैं, तो मेरी एक बात मानिए, आप किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश में नेता बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपको ऐसी राजनीति चाहिए? सांप्रदायिकता के जहर से सत्ता का अमृत तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको ऐसा अमृत चाहिए? सोचिएगा। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां 8 सीटों पर मतदान हुआ है। इस बार यहां 2 पार्टियां 2 हिस्से में बट गईं। एनसीपी के 2 हिस्से हुए, शरद पवार एनसीपी, अजीत पवार एनसीपी। शिवसेना के 2 हिस्से हुए, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे। बीजेपी ने एमएसपी की गारंटी से इनकार कर दिया देश भर में, मगर उसकी सहयोगी पार्टी अजीत पवार एनसीपी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा किया है। गजब का खेल चल रहा है। क्या इसे लेकर आपने गोदी मीडिया में कोई गंभीर डिबेट देखा है? बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, अमरावती, अकोला में आज मतदान हुए। बुल्ढाना में किसानों ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है रविकांत तुपकर को, ठीक उसी तरह जैसे उत्तराखंड के टिहरी से बेरोजगार संघ का उम्मीदवार बॉबी पवार चर्चा में है। रविकांत तुपकर को रोकने के लिए शिंदे और उनके मंत्रियों ने यहां कई सभाएं की। तुपकर को जाने वाला वोट किसका चांस खराब करेगा, राज्य के राजनीतिक चर्चाकार इस पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा के हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में भी मतदान हुआ। महाराष्ट्र के नतीजे बताएंगे कि मराठा आरक्षण का मामला बीजेपी को मजबूत करता है या कमजोर। महाराष्ट्र में भी मतदान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में 3 सीटों पर आज मतदान हुआ। पिछली बार भी 3 सीटों पर ही मतदान हुआ, तब करीब 82% मतदान हुआ और आज 5 बजे तक 72% तक का मतदान हुआ। बंगाल में चुनाव आप देख रहे हैं, 3-3 सीटों पर मतदान हो रहा है। अच्छा होता कि एक सीट का ही एक चरण होता। दरअसल इन बातों को लेकर मीडिया में ढंग से बहस नहीं होती। खैर, अब उसका टाइम भी चला गया है। मतदान प्रतिशत से बहुत अंदाजा नहीं मिलता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि एक क्षेत्र के भीतर अलग अलग मतदान केंद्र होते हैं। उनके अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि किसी उम्मीदवार को कहां से ज्यादा वोट मिल गया है और किसी को कम। दूसरे चरण के मतदान का किस दल के नेता के भाषण पर क्या असर करता है, उसी का इंतजार कीजिए। क्या आप जनता हैं तो इस चुनाव को अपने मुद्दे पर ला सकते हैं, वरना प्रधानमंत्री कभी आरक्षण के बहाने, तो कभी मंगलसूत्र के बहाने, तो कभी संपत्ति के बहाने मुसलमान लाते रहेंगे। आप कम से कम मुद्दों को तो लाते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।